जो टिकैत सरनेम है वो सरनेम जो आपका गोत्र है वो गोत्र नहीं है। अंगूठे के ब्लड से टिक्का किया था। अच्छा। तो उस टिक्के से टिकैत शब्द इजाद हुआ। बड़े टिकैत साहब थे, उनका पहला आंदोलन जो था बिजली को लेकर था, बिजली घर पे। बिजली 22.5 रुपए हाउस पावर पहले बिजली के रेट थे। जी। टिकैत साहब पुलिस में थे पहले। हम जाना चाहते थे मिलिट्री में। कुछ वीडियो किसान आंदोलन जब खत्म हो रहा था, बिल्कुल अंत आ रहा था, थोड़े इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और थोड़ा सा आपके आंसू झलक गए। कारण क्या था इसके पीछे? 26 जनवरी को उन्होंने सब धोखा किया हमारे साथ में। जो हमको दिल्ली जाने का रास्ता दिया उस पर बैरिकेटिंग करी। विश्व गुरु भारत में क्या समस्या है कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी हालत है। एक बात बोली गई थी अभी 17-18 के आसपास कि हम किसानों की आय है वो दुगनी करेंगे। हम 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने का संकल्प पूरा करने वाले। तो क्या दुगनी हुई? भाई बताओ, सबकी अगर दुगनी होगी तो बता दो। जैसे 15 लाख रुपए सबके खाते में गए, ऐसे ही किसान की आमदनी भी दुगनी हुई। हमारा खेत का हल बेईमान नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है, ये देश सब समझेगा। अभी आप रिसेंटली आपका एक दौरा हुआ श्रीलंका में और वहाँ पर काफी सारे किसान विदेश से भी आए। कैसा रहा वो दौरा? हमारा ये इंटरनेशनल संगठन है जो पूरी दुनिया में काम करता है। वोट चोरी के ऊपर आपका क्या मत है, जो राहुल गांधी ने काफी वोट बड़ा चोरी तो मुद्दा बनाया? हमने तो भाई इनको पहले कहा था, वोट चोरी देश में 2020 से शुरू होगी थी। वहीं पर अगर आपकी राजनीति की बात करें तो आपने 2 बार चुनाव लड़े, हाँ लड़े। दोनों बार आपकी हार हुई। तो क्या रीजंस रहे? रीजन तो ये रहे कि हम नेता तो पूरे देश भर के बनेंगे हाँ। और चुनाव लड़ना हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाते नहीं। क्या फ्यूचर प्लान्स है दोबारा इलेक्शन लड़ने के? यहाँ से इलेक्शन बहुत बड़ी बीमारी है। अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, 10-10 हजार रुपए बांटे हैं, क्या मानना है? सही है? महिलाओं को भाई भागते भूत की लगोटी, जो कुछ मिल जाए ठीक है। जो बीजेपी के ही विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर ने उठाया था, उन्होंने एक बात बोली अभी 3-4 महीने पहले कि 50,000 गौ माता उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन काटी जा रही है। भाई विधायक है, उसने शपथ ले रखी हो, झूठ थोड़ा बोलता होगा। नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, किसानों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और किसानों की बात हो, टिकैत साहब की बात ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर में टिकैत जी के पास। टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्वागत है भाई, धन्यवाद आपका सबका। कैसे हैं आप? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। टिकैत जी, हम शुरू से ही आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, जब हमारी टीम कर रही थी, अच्छा, तो हमें एक चीज पता चली, शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। क्या? जो टिकैत सरनेम है हाँ, वो सरनेम जो आपका गोत्र है वो गोत्र नहीं है। हाँ। वो खाप पंचायत में तिलक लगता था, उसके बाद जिसको जिस मुखिया को। तो आप थोड़ा सा बताइए लोगों को क्या है इसके बारे में। राजा हर्षवर्धन जी ने पंचायती सिस्टम और खाप पंचायत को इजाद किया। जी पूरे देश में जो पंचायती राज था जी वो राजा हर्षवर्धन के टाइम पे शुरू हुआ। राजा हर्षवर्धन ने पूरे देश को संगठित किया, जो अलग अलग कबीले थे उनको इकट्ठा किया। वो किसी भी जाति, धर्म और समाज के थे। कोई 7 गांव इकट्ठे करे, फिर 50 गांव इकट्ठे करे, 52 करे, 360 करे। तो उस तरह से उन्हें खाप्पू की व्यवस्था करी। और जहाँ पे भी खाप्पे परंपरा रही वहाँ पे उसको समाज को लाभ मिला, और वो आज तक वो परंपरा चल रही है। तो उस टाइम पे कभी मीटिंग यहाँ पे हुई होगी तो राजा हर्षवर्धन ने अपने अंगूठे के ब्लड से जी टिक्का किया था। अच्छा। तो उस टिक्के से टिकैत शब्द इजाद हुआ, ये वहां से आया। तो ये परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जो खाप चौधरी होगा जी वो इसका नाम का इस्तेमाल करेगा। ये बहुत कम लोगों को बात बताया। ये बहुत ही जो जाट है वो तो जानते हैं, और जो अदर कम्युनिटीज है वो नहीं जानते। सब है यहाँ। ये जो खाप सिस्टम है खाली एक कम्युनिटी का नहीं है जी इसमें हर जाति के चौधरी हैं। जी उसमें से ब्राह्मण हो, एससी समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, सब समाज का चौधरी है। ठीक। और इसमें समाज को बड़ा फायदा इससे है। कुरीतियां कोई हैं उसको दूर करना हो, कोई नई चीजें खाप्पू में लेकर आनी हो उसको करना हो, दहेज हत्या है, दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है,
झगड़े आपस में उसके समझौते करने हो, तो ये बहुत से फायदे समाज को इस खाप सिस्टम से होते हैं। ठीक, ये तो एक खापों की बात। जी पर आप बड़े टिकैत जी से ही शुरू करते हैं इस हाँ। पॉडकास्ट को। करो। बड़े टिकैत साहब थे, उनका पहला आंदोलन जो था बिजली को लेकर था, बिजली घर पे। बिजली तो वो क्या था, वैसे शुरुआत हुई और पूरे परिवार में इस तरीके से कि आप भी आज आंदोलन ही कर रहे हैं। 22.5 रुपये हाउस पावर पहले बिजली के रेट थे। जी 85-86 के आसपास वो रेट बढ़े, उसके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया। 22.5 रुपये से 30 रुपये बिजली हाउस पावर का रेट हुआ था। उससे उस आंदोलन की शुरुआत हुई और वो मूवमेंट फिर बहुत बड़ा एक मूवमेंट बना पूरे देश भर में। करमुखेड़ी जो आज शामली जिला है, वहां पे वो पहला आंदोलन हुआ था 1 मार्च 1987 को। ठीक है, 1 मार्च 1987 को। उसमें 2 लोग उसमें शहीद हुए, तीन हुए उसमें शहीद। 2 किसान और 1 पुलिस का जवान था। वहां पे गोलियां चली। अकबर अली जी एक मुस्लिम कम्युनिटी से था, किसान थे वे भी, और एक जयपाल मलिक, ये 2 लोग पहले उस आंदोलन में शहीद हुए। और उस झगड़े में एक पुलिस का जवान भी मारा गया था, वो भी शहीद हुआ वहां पे। ठीक। तो 3 लोग इसमें शहीद हुए थे पहले उसमें। फिर उसमें कुछ समझौते हुए, फिर वे रेट वापसी हुए। क्योंकि जब झगड़ा हो तो पब्लिक ने वो भी जो भी हुआ, पुलिस की गोली से 2 किसान मर गए, पुलिस किसानों ने, फिर एक जवान था वो शहीद हो गया। तो ये सब चीजें वहां पर हुई थी। तो वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और फिर इसमें बहुत लोग, इसमें तो कई हजार किसान इसमें शहीद हुए फिर इस पूरे आंदोलन में। पूरे आंदोलन। इसके बाद बाबा टिकैत जी ने एक यूनियन भी बनाई, किसान यूनियन। नहीं, किसान यूनियन और ये आंदोलन सब साथ ही बन गए थे। साथ ही हो गया था, वहीं से हो ये गया था। जो आंदोलन था वो किसान यूनियन के बैनर पे ही था। अच्छा, पहले से बनी हुई थी किसान यूनियन? पहले से बनी हुई थी किसान यूनियन। फिर धीरे धीरे किसान यूनियन तो 83 के आसपास बन गई थी। ये वो आंदोलन बाद में हुआ। ये आंदोलन बाद में है, लेकिन यहाँ पे गठन नहीं था उसका। यहाँ पे 86 में गठन हुआ। ठीक। उत्तर प्रदेश में तो एक टर्निंग पॉइंट था वो। किसान मूवमेंट की शुरुआत उसको लगा के चलो यहाँ से। जी बिल्कुल, वो शुरुआत है। शुरुआत जी। वहीं पर हम अब थोड़ी सी बात आपकी करते हैं, वो भी शुरू से ही कि स्कूलिंग टाइम में आप कैसे थे। जैसे बड़े टिकैत साहब आंदोलन में रहे, व्यस्त रहे, तो आपका बचपन और आपकी स्कूलिंग टाइम कैसा बीता? स्कूल में तो पढ़ाई वही, ज़्यादातर पढ़ाई गांव में हुई। और क्योंकि उससे पहले अगर किसान संगठन से पहले लगा तो खाप सिस्टम था, पंचायती सिस्टम। तो बहुत पंचायती फैसले देखे। अच्छा, आपने अपने आप देखे। टिकैत साहब के टाइम पे ही वही लोग, और वो जो पंचायत होती थी किसी भी, उसका फैसला होता था और उसी की सपोर्ट से ये मूवमेंट खड़ा हुआ। और आज भी खाप पंचायत इस मूवमेंट के पीछे रहती है। चाहे वो हरियाणा हो, हरियाणा की जत्थेबंदी हो, पंजाब हो, पंजाब की जत्थेबंदी हो, हरियाणा की खाप पंचायतें हो, इस मूवमेंट को खाप पंचायतों का बड़ा सपोर्ट रहता है। चाहे अपने यहाँ पर हो जी, तो खाप पंचायत का बड़ा सिस्टम रहता है। तो हमने पंचायती सिस्टम देखे, फैसले होते देखे, इंसाफ के फैसले। गांव में किसी ने कोई गलती कर दी, वो पंचायत में झूठ नहीं बोलता आज भी। ये पंचायत में नहीं, अभी भी है। पंचायत में आदमी झूठ नहीं बोलता और अदालत में आदमी सच नहीं बोलता। अदालत में अगर सच बोल लगा, किसी ने कत्ल कर दिया, 302 की धारा लगा गया, अदालत में सच बोला तो सजा होगी। अदालत तो पूर्ण रूप से झूठ पे टिकी हुई है। क्राइम करने वाला भी झूठ बोल लगा, वो वकील हायर करेगा, वो भी कहेगा नहीं इसने करा, वो बचाव के पक्ष करते हैं।
अपनी दलीलें देंगे, पूरे उसको बचाने की कोशिश करेंगे। जी। पंचायत में जिसने जो काम किया वो सच बोला, क्योंकि सबको पता है। तो पंचायत में आदमी सच बोलता है। तो हमने भी सारे सिस्टम देखे, पंचायत एक सिस्टम देखा, फिर यूनियन आएगी इसके सिस्टम देखे, फिर शादी ब्याहों पे पाबंदी लगती देखी। अच्छा। एक कढ़ाई नहीं चढ़ेगी और 5 या 11 बारात में लोग आएंगे, ये क्यों? जिससे खर्चा कम हो। खर्चा कम हो। खर्चा कम हो। 11 आदमियों की शादी वाली। 11 आदमी की शादी, तो वो सारे सिस्टम देखे। और साथ साथ सरकारों से बातचीत, और जो किसान के इशू है, गांव के इशू है, उस पर सरकारों से बातचीत देखी, कैसे फैसले होते हैं, कैसे सरकारों को आंदोलन के माध्यम से उनसे बातचीत होती है। तो सिस्टम आज भी कंटिन्यू जारी है। ठीक। तो बचपन में टिकैत साहब कैसे थे? मतलब शरारती थे या थोड़े से कि मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया थोड़ा, नहीं, उस तरीके से? नहीं, कौन? हाँ, आप। नहीं, ऐसा भी था। लड़ाई झगड़े नहीं हमने करे किसी से, क्योंकि हम सामाजिक नहीं, वो नहीं वहाँ पे था। पहले कामों में उस तरह के होते भी नहीं थे कि लड़ाई झगड़े, उस वाले सिस्टम में नहीं रही कभी, क्योंकि हम सबको फैमिलियर और पारिवारिक मानते हैं, क्योंकि यही हमने परिवार से और गांव से सीखा। फैमिली की तरह सब लोग से व्यवहार करा, वही हमने सीखा। तो कभी उस तरह के झगड़े वो नहीं रहे। किसान, ये जो स्टूडेंट राजनीति या छात्र राजनीति, इसमें ये वहाँ उस टाइम पर नहीं होती थी। ठीक। अब वहीं पर हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक चीज पता चली, और ये हमारे लिए, हमारी टीम के लिए पूरी शॉकिंग थी, कि टिकैत साहब पुलिस में थे पहले। हम जाना चाहते थे मिलिट्री में। जी। खेल का शौक था। कौन सा खेल खेलते थे? कबड्डी और हॉकी। हॉकी। 2 चीज का वो था। तो हमें ये था कि मिलिट्री में जाएंगे, वहां पे कमांडो की ट्रेनिंग करेंगे। वाह। तो लेकिन मिलिट्री में तो नहीं गए, दिल्ली पुलिस में हम गए। ठीक। उसमें भी कुछ लोगों ने गलत के इंस्पेक्टर वो थे, इंस्पेक्टर नहीं थे। हम कांस्टेबल भर्ती हुए और कांस्टेबल से ही उनसे छोड़ कर आगे थे। किस रीजन से छोड़ी थी? क्या रीजंस रहे? रीजन कुछ नहीं, बस वहां पर अपना करी 7-8 साल करी नौकरी। फिर क्योंकि किसान सिस्टम को इसको समझना था, पूरा इसको चलाना था, तो फिर दिल्ली पुलिस की छोड़ने का रीजन सिर्फ यही रहा कि यही कि मेरे को वापस जाना है। वाकई। तो बाबा टिकैत जी ने कुछ नहीं बोला कि भाई क्यों छोड़ रहा है? नौकरी नहीं, किसी ने कुछ नहीं। स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है। नहीं, कुछ नहीं कहा। हमने 88 में भर्ती हुई और 95 में हमने छोड़ दी थी। अच्छा। कुछ ऐसी बात हुई हो किसी अफसर से? नहीं, किसी ने। कोई अफसर तो सब बढ़िया होते, कोई अफसर खराब नहीं होता। सब अफसर भी ठीक थे, स्टाफ भी ठीक है, आज भी मिलते हैं भी सब, तो सब ठीक है। अच्छा। कोई तो आपको तो पूरा सिस्टम पता होगा पुलिस कैसे काम करती है? हाँ, तो पूरा सिस्टम तो पता ही है। अभी तो हम यहाँ पे भी तो कामयाबी जब मिली, पूरा सिस्टम पता है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। जी। किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन हुआ आजादी के बाद, जो करीब करीब 1 साल के करीब चला। हाँ, 13 महीने कुछ। 13 महीने कुछ। उससे आपको काफी फेम मिला, मतलब काफी लोग जानने लगे। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक टिकैत साहब के चर्चे हुए। हर जगह टिकैत साहब ही थे। वहां पर 3 काले कानून की आपने बात करी थी, आपने वो 3 काले कानून वापस दिला दिए। वहां पे आपकी एक और मांग थी, वो थी एनएसपी पर कानून। तो क्या रीजन रहा कि टिकैत साहब 3 तो कानून वापस दिलवा देते हैं, पर एमएसपी पर कानून नहीं बनवा पाते उस आंदोलन में 13 महीने बैठने के बाद भी? अब वो तो काम सरकार का है। सरकार को, क्योंकि कानून तो उन्होंने बनाए थे। एक तो एक चीज में बैन हुआ, अभी हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उस पे क्योंकि बहुत कंट्री के लोग वहां पे थे, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि आप उन 3 कानूनों को काले कानून नहीं कहोगे। श्रीलंका जब आप गए अभी गए, क्योंकि 114 देशों के लोग थे वहां पे। अच्छा। काले को वो उससे जोड़ते हैं रंग भेद से, क्योंकि वहां पे ब्लैक कलर के भी लोग थे।
कि वो उनके लिए शॉर्ट होता है वो, तो आप उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो हमने वो उनको बुरा ना लगे इस वजह से। उसको बुरा ना लगा, तो वो चीज फिर हमने छोड़ दी। क्योंकि यहाँ हम यहाँ कह सकते हैं, लेकिन यही अगर उस पर जाए तो उस पर एक किस्म से बैन उन्होंने किया बैन था कर। कि उसको काले नहीं कहना, उसको किसान विरोधी कहना, अच्छा, कोई और शब्द से वो करे, संबोधित किसी और शब्द से। किसी और शब्द से करे। तो वे जो कानून थे, जो लॉ बने थे, जी तो उनको सरकार ने वापसी लिया 13 महीने के आंदोलन के बाद में। जी। एमएसपी गारंटी कानून का जहां तक सवाल है, उस सवाल पे सरकार ने कभी बात की नहीं 13 महीने के दौरान, कभी बात नहीं हुई। कभी नहीं बात हुई। और हमारी आखिरी बात सरकार से बात 22 जनवरी 2021 को हुई। तो आज उसको 4 साल हो गए, 26 में 5 साल हो गए, 5 साल हो जाएंगे। तो 4 साल से ज्यादा हो गए। और आज तक एमएसपी कहीं नहीं, कानून नहीं। एमएसपी नहीं, सरकार ने ही बात सरकार नहीं करी। जब सरकार बात ही नहीं कर रही तो किससे वो करे। आज भी पूरे देश भर में हमारे मूवमेंट है, और हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार का है जी, इस पे एक कानून बन जाए कि इसके नीचे पे खरीद कोई नहीं करेगा। उस पर कानून हम चाहते हैं, लेकिन उस पर कोई कानून बना नहीं, क्योंकि ये जो सरकार है मौजूदा, ये व्यापारियों की सरकार है जी। ये इसमें गांव की, गरीब की, किसान, नौजवान, आदिवासी, दुकानदार, इसका कोई मतलब ही नहीं है उनको जी इस सेक्टर से। जी। भूमिहीन किसान, दूध बेचने वाला किसान, पशुपालन, मछली पालने वाला, जो फिश फार्मर्स है, उनका कोई मतलब नहीं है। जी यहाँ पर अगर एमएसपी की हम बात कर रहे हैं फसलों की, जी। तो हम जो समुद्र में सी फूड का व्यापार करते हैं, जो फिश फार्मर्स है, वो भी एक बड़ा किसान है। जो दूध का व्यापार करने वाला लोग हैं, वे भी किसान है, भूमिहीन किसान हैं। जो हमारी माताएं बहनें गांव में जिनके पास में जमीन नहीं है, वे पशुपालन से अपना गुजारा करती हैं। तो हमने उसकी भी बात इस सिस्टम में की, तो उनको भी नुकसान है। आज दूध बेचने में नुकसान है, किसान को फसल बेचने में नुकसान है, मछुआरा है उसको मछली बेचने में नुकसान है, भेड़ पालन करने वाला है उसको भी नुकसान है, जो चरागाह होते हैं तो उनको भी नुकसान है। और ये पूरी दुनिया में यही हाल है। ये खाली ये नहीं कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में यही हाल आज किसान का है। बड़े जो उद्योगपति है, व्यापारी है, पूरी दुनिया में धीरे धीरे उनका कब्जा होता जा रहा है। उसी के खिलाफ दुनिया में लड़ाई है जी। पूंजीवाद के और जो आम लोग है उसके बीच में। वहीं पर हम अगर बात करें कि एक सरल भाषा में समझे कि अगर एमएसपी कानून बन गया, एमएसपी पर कानून आ गया, तो किसानों की क्या समस्या है, जो आम जो किसान लोग नहीं है वो समझे अगर आसान भाषा में, कि एमएसपी आने के बाद क्या फायदा होगा किसानों को। किसानों को फायदा होगा कि उसके कुछ रेट बढ़ जाएंगे, उसकी फसल के, उसकी फसल के कुछ रेट बढ़ जाएंगे। जो बीच में व्यापारी खाता है वो उसको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लगाएं कि क्या किसी आम कंज्यूमर को आज 10 रुपए किलो चावल मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल। क्या उसको 14 रुपए किलो मक्का मिल रही है? क्या 8 से 12 रुपए किलो उसको चावल मिल रहा है? इस रेट में बाजार में बिकता है, जो किसान से खरीद होती है। तो वो बिकता तिगने चौगने वो पचने। एक रेट में बिकता है। तो भाई आप एमएसपी उसको दे दो और उसको गारंटी कानून बना दो कि जो भारत सरकार ने एमएसपी बनाया उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। नहीं होगी। सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ इसमें? फिर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आती है, C2+50 वाला फार्मूला आता है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको देंगे, वो उन्होंने दिया नहीं। 2014 से पहले। 14 से पहले सरकार आ गई, वो दोनों चीजें नहीं दी। और नुकसान क्या उसका हुआ कि एमएसपी से नीचे बेचने में पिछले 20 साल में
आप इनके लगा लो, आप ये 15 साल तो इनके लगा लो, 11-12 साल, और कुछ और लगा लो आप पीछे, अगर हम जाएंगे करीब 15 साल का लगा लो, तो करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए से का नुकसान किसानों को है कम फसल बेचने में, अपने एमएसपी से नीचे फसल बेचने में। 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान ही सीधा किसान को है। अगर ये किसान के पास में आ जाएगा तो किसान को तो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। सही बात है। प्लेटफार्म जैसे बिहार में इन्होंने मंडी समिति को बंद कर दी है, कोई वहां पर मंडियां नहीं है, किसानों की जो मंडियां होती है, मंडी है, उसको बाजार समिति कहते हैं। बिहार में व्यापारी उनसे अनाज खरीदता है सस्ते भाव में और वो महंगे रेट में बेचता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो, क्या बिक सकती है कहीं पे भी? जिस किसान के पास में 10 क्विंटल अनाज हुआ वो क्या कहीं पे बेच सकता है दुनिया में? लेकिन ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ देश की जनता को लूट कर उसकी जमीन छीनने का प्लान ये है। यहीं पर अगर हम बात करें किसान आंदोलन की दोबारा, आप कुछ वीडियो किसान आंदोलन जब खत्म हो रहा था, बिल्कुल अंत आ रहा था, उसमें कुछ वीडियो आपकी चली जहां पर आप थोड़े इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और थोड़ा सा आपके आंसू लग गए। कारण क्या था इसके पीछे? 3 महीने बाद ही शुरू हो गई थी घटना। आंदोलन तो फिर उसके 1 साल से भी ज्यादा चला आंदोलन। तो ये घटना थी जनवरी की। 26 जनवरी को उन्होंने सब धोखा किया हमारे साथ में। जो हमको दिल्ली जाने का रास्ता दिया उस पर बैरिकेटिंग करी और अंदर जाने के रास्ते उन्होंने खोल ले, जिससे ये है कि किसानों को बदनाम करा जाए। तो इनकी बड़ी साजिश थी वो, कि किसानों को और नहीं तो किसानों को ये कहो कि ये तिरंगे का अपमान करा। जो तिरंगे में बच्चे हमारे जब शहीद होते हो, निपट के आते हो, हम उसका अपमान करेंगे? तिरंगे का अपमान कौन कर सकता है? मतलब हमने करीब करीब वहां जो तिरंगा होगा 25 लाख से ज्यादा तिरंगे हमारे हाथों में थे। ये तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़े जालसाज लोग हैं। ये भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं लोगों की। ठीक। अब अगर हम बात करें किसान की जो समस्याएं हैं वर्तमान में, हमारे पास एक आंकड़ा है। अगर हम उसके आंकड़े के ऊपर बात करें, वो आंकड़ा है सरकार का ही है, एनसीआरबी का डेटा है। 2014 से हम लगाते हैं क्योंकि सरकार 2014 में ही आई है। इस सरकार की बात करते हैं कि एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें 2014 में 12,300 के करीब लोगों की आत्महत्या की, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी दर्ज करी है। सरकार का ही आंकड़ा है। 2015 में 12,600, 2016 में 11,300, 2017 में 10,655, 2018 में 10,300 के करीब, 2019 में 10,000 के करीब ही हैं, 2020 में भी 10,000 के करीब है, 2021 में भी, इस तरीके से 2023 में भी 10,000 के करीब। हर साल 10,000 किसान मजदूर अपनी आत्महत्या कर रहे हैं और ये सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो महाराष्ट्र में हो रहा है। तो इसके पीछे जैसे हम जो आंकड़े हैं जी, ये गलत आंकड़े हैं। ये जो सरकार ने कर रही है, ये भी गलत आंकड़े, ये गलत है। करीब करीब सरकारी आंकड़ों में जी 20 साल में, और इनका अगर डाटा उठाएं तो हम पिछला भी उठा रहे हैं 2014 से पहले का। हाँ, 2014 से आप 2005 से लगा के चलो, 2005 से अब तक सरकारी आंकड़ों में 4 लाख के लगभग किसानों ने आत्महत्याएं करी सरकारी दस्तावेजों में। 2005 से 14 तक, 25 तक, 20 सालों में, 20 साल में। और ये आंकड़ा करीब करीब 20 लाख किसानों का है जो सुसाइड कर रहे हैं। इससे ये 5 गुना ज्यादा है। अगर यही आप लगाओ जो 10,000 बता रहे तो ये 50,000 है। ये 5 गुना ज्यादा है। ये 4 से 5 गुना ज्यादा है। पर अगर उसी आंकड़े के हिसाब से हम बात करें तो जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज निकालें तो पर घंटे किसान मर रहा है।
अभी हम पॉडकास्ट कह कर रहे रहे हैं हैं, जो अभी के वक्त भी कोई किसान कहीं ना कहीं मर रहा बता हो। रहा हूं ना क्या है, ये आंकड़े उसके हैं जिसके नाम जमीन है और जिसका पीएम हुआ है। ये आंकड़े उसके हैं जिसके नाम जमीन है और पीएम हुआ है। जमीन है, 60 साल का आदमी है, जमीन है उसके नाम 60 और 65 70 साल का, उसको घर की टेंशन नहीं है, वो बुजुर्ग है घर के भी। उसके लड़के की उम्र है 40 साल, 45 और 50 साल, जिम्मेदारी उस पे है 40 साल वाले पे जी। उसको अपने लड़की की शादी कर दी, पोती की, उसको घर चलाना है उसको, जिसके नाम जमीन नहीं है। जमीन है बाबा के नाम, बाबा की उम्र है 65 साल, वो घर से है फ्री, खर्चा चलाएगा लड़का जिसकी उम्र है 40-45 साल। शादी करनी है लड़के को तो सुसाइड कौन करेगा? सुसाइड करेगा लड़का, उसके नाम जमीन नहीं है, वो इन आंकड़ों में आता नहीं। जो पारिवारिक आत्महत्याएं हैं वो इसमें दर्ज नहीं है। इसमें वो दर्ज है जिसके नाम जमीन है, जिसका पीएम हुआ है, तो वे आत्महत्याएं इससे 4 गुना ज्यादा हैं। अच्छा, हाँ। कारण क्या है आत्महत्याएं जो भाई आत्महत्या ये हो रही, खर्चा ज्यादा, आमदनी कम। ये कहते हैं कि घर में टेंशन थी, सुसाइड कर लिया। महिला में आत्महत्या की, सुसाइड करती है महिलाएं। फैमिली फार्मर्स की आत्महत्याएं अकाउंट होनी चाहिए, जो फैमिलीज में मर रहे हैं आत्महत्या। फैमिली में टेंशन कहीं की होती है बगैर पैसे के। अब हमारे ही घर में वो हमारी वाइफ पिछले करीब 7 साल तक कह रही कि मुझे कंगन बनवा के वो जो सोना है सबसे ज्यादा टेंशन देता है। जब 22,000 का रेट था, अच्छा, वो जब से कह रही, और अब वह रोज तो अखबार में देखेगा सोने का भाव क्या होगा, और सोने का भाव बढ़ रहा, उसने सोना ना खरीदा ना बेचा, और टेंशन घर में हो रही कंगन बनने का पहुंचनी कि कंगन चाहिए। तो ये भाई जब हमारे घर में हो रही है तो ये बीमारी सब घर में होगी। अब सोने का भाव जब 22 का था, जब से लग रही कि आज सोने का होगा 1,22,000, तो भाई अब कंगन कहाँ से बनवाओगे? तो जब ये टेंशन हमारे घर में है, हम पूरे देश को समझाते हैं जी तो ये टेंशन सबके घर में होगी। ये बीमारी है बहुत बड़ी। जी। और जो और घर में खर्चे रहे वे अलग रहे, तो टेंशन तो होती है। विश्व गुरु भारत में कहते हैं, विश्व गुरु हो गया है भारत। इस भारत में क्या समस्या है कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी हालत है। और महाराष्ट्र में अभी हम गए थे, विदर्भ में, जी। वहां सबसे ज्यादा आत्महत्या जो बीटी कॉटन आया, वो ड्राई क्षेत्र है पूरा, उससे है, बीज के कारण है, कपास के बीज के कारण। और वहां डीपली गए हम तो बैंक वाला फाइनेंशियल और प्राइवेट फाइनेंशियल, कर्जे के कारण आत्महत्या हो रही, जो प्राइवेट फाइनेंशियल है उसके कारण आत्महत्या हो रही। पानी गहरे है, सिंचाई उस तरह से होती नहीं, फसलें होती नहीं, और देश में जरूरत सबकी बराबर है भाई, शादी बराबर होगी, जो समाना होगा वो भी वही होगा, और आमदनी नहीं है, खर्चा ज्यादा है। खर्चा ज्यादा है, खर्चा रुपया और आमदनी अठन्नी, नहीं। तो जो कहावत है ये। एक बात बोली गई थी अभी 17-18 के आसपास कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हम किसानों की आय है वो दुगनी करेंगे। हाँ, दुगनी करेंगे। हाँ जी, तो क्या दुगनी हुई? भाई बताओ, सबकी अगर दुगनी होगी तो बता दो। जैसे 15 लाख रुपए सबके खाते में गए, ऐसे ही किसान की आमदनी भी दुगनी हुई? नहीं हुई, कुछ नहीं। ये क्या जुमला था मतलब? हाँ, ये तो पॉलिटिकल वो था उनका। अच्छा, भाई फसलों के दाम में दे नहीं रहे, दूध के रेट बढ़े नहीं। पिछले 2 साल में 20 रुपया दूध के रेट कम हुए।
2 सालों में। सोयाबीन जो 2013 में बिक रही थी वही आज बिक रही 13 साल बाद हुए। अच्छा। 2000 उसमें भी उनके वही रेट थे, आज भी यही है 13 साल बाद हुए। यही हाल सरसों के है, जब फसल आ जाएगी तो रेट 4 साल किसानों से उतने रेट लिए जा रही है, पर सरसों का तेल तो काफी महंगा होता जा रहा है। काम। अब किसानों के बीच से सरसों निकलेगी तो व्यापारी के पास में गया तो महंगा हो गया। उसने यही तेल तो बनाया। यही तो 3 काल उसमें कानून में था। अच्छा जो स्टॉक वाला सिस्टम था, जी अब पैसे वाला तो पैसे वाला बन जाएगा, वो पूरे माल को होल्ड कर लेगा, जी। उसको ताले में बंद करेगा, उसकी शॉर्टेज दिखाएगा, जैसे ही शॉर्ट होगा फिर उसको बेचेगा मार्केट में बेचेगा। दुगने तिगने चुगने उस रेट में बेचते हैं। उसे मुनाफा ही मुनाफा। उसको एक फूड चेन है बड़ी, मैकडोनाल्ड्स, मैकडोनल्ड्स। बड़ा फूड चेन है, पूरी दुनिया में इसका काम होता है। ये कब्जा कैसे करना चाहते हैं, हमने उसके एक दिन मालिक से पूछा, जो उसने एक जगह बड़ा उनका वो रेस्टोरेंट हुए हैं जो उनके खुला हुआ है। हमने कहा भी जब आपके यहाँ सामान बचता है, अगर एक पैकेट उसका खुल गया गुलाब जामुन का, उसमें 8 पीस है, 4 पीस यूज हो गए, उसका दूसरे का क्या करते हो उपचार का? उसने कहा जी कैमरा लग रहा है, कैमरे के सामने वो डस्टबिन में जाएगा। अपने कर्मचारी को वो खाने के लिए नहीं दे सकते, वो डस्टबिन में फेंक देंगे, वो डस्टबिन में जाएगा। तो ये तो भोजन अनाज पे कब्जा करने वाले लोग हैं। रोटियों को तिजोरी में बंद करेंगे, भूख के आधार पे कीमतें बढ़ाए घटाएंगे। जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो जरूरत होगी तो उन्होंने कीमत बढ़ा दी, जरूरत नहीं है तो कीमत घटा दी। तो ऐसे ही देश के अनाज पे कब्जा इनका होगा। अनाज को ताले में बंद करेंगे, गोदाम में अपना बंद करेंगे, बाहर अपने पहरेदार होंगे, जरूरत के हिसाब से उसको निकाल लेंगे। जब उसकी कीमत होगी, भुखमरी जब आएगी, उसको उसी तरह से रिलीज करेंगे, उसकी कीमत वसूल लेंगे। जो और बचेगा उसको डस्टबिन में डाल देंगे, देंगे नहीं देंगे। तो ये तो भूख के आधार पर रोटियों की कीमत तय करने वाले सरकारें। तो सरकार तो कहती है कि हम तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए राशन बांट रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके ऊपर क्या मत है आपका? कितने दिन बांटेंगे भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट कितने दिन बांटोगे? अभी तो बांट ही रहे हैं सभी जितने भी गरीब हैं। उसके बाद में क्या होगा? क्या देश को फिर गरीब बनाना चाह रहे? भाई गरीब बनाना चाह रहे हैं तो ये यही तो चाह रहे हैं कि देश में लेबर तैयार हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सब चीज बांटे हैं, ठीक है। ये जमीन जायदाद सब जागी, इसी में तो जागी। भाई फ्री कब मिलने लगेगा तो लोग अपना, भाई अनाज तो मिल ही रहा है, अपना इसको सेल करो, यही तो होगा। कितने दिन बांटेंगे? वहीं पर एक चीज और गवर्नमेंट ने चलाई है, किसान सम्मान निधि, जो डायरेक्ट हर साल किसानों को 6,000 रुपए देते हैं ये। हाँ, तो आपका क्या मत है? यूएस से डॉलर है ये भाई, इंडियन रुपए है 6,000 रुपए, उसका कितना भयंकर प्रचार करते हैं। हाँ, सम्मान निधि, सम्मान निधि, सम्मान निधि। जो किसान अपनी फसल को कम रेट में बेचता है, अगर किसी का 40 क्विंटल धान पैदा हुआ और उसने 800 रुपये सस्ता बेचा तो उसको 30,000 रुपये का नुकसान हुआ। मक्का 1400 रुपये बेच रहा है अकेले बिहार में, मक्का, धान और गेहूं जी, एमएसपी से कम बेचने पे 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है अकेले बिहार को। तो हर स्टेट में आप उसका एवरेज लगा लो। अब वहां पे धान जो है वो 800 से 1200 रुपये क्विंटल बिकता है धान। यही हाल मक्का का है, मक्का 1400 बिकती है, गेहूं 1800 बिकता है, ठीक है जी। तो एमएसपी से नीचे पे कितना बेच रहा है, उसको कितना नुकसान है।
आप इसका अंदाजा लगा लो। अगर मैं वहीं पर हम बात करें वेस्टर्न यूपी की, वेस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न होता है, तो वेस्टर्न यूपी के जो किसानों की समस्या क्या है? आप तो खुद किसान हैं, जी, किसान के लीडर हैं, नेता हैं, तो आप बताइए कि वेस्टर्न यूपी में किसानों के लिए मेन समस्या क्या है? पूरे देश की भी समस्या वही है। जी। हम यहाँ पे गन्ना ज्यादा उत्पादन करते हैं, धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं हम यहाँ पे, तो उसके भाव नहीं मिलते। पूरे देश में आप कहीं चले जाओ भाव की समस्या है। गन्ने के भी नहीं मिलते। गन्ने के भी उस तरह के भाव नहीं है। जिस तरह से रेट, उस पर लागत बढ़ रही है गन्ने पे, उस तरह के भाव नहीं मिल रहे। जी। कितनी दवाइयां छिड़कनी पड़ रही है अब, और जो कई तरह की वैरायटी आ गई गन्ने पे, तो उसमें पेस्टिसाइड का बहुत इस्तेमाल कर रहा, वो हानिकारक भी है। पर क्यों हो रहा है तो ऐसा? हमको नहीं होगा तो उसमें फसल नहीं होती, उत्पत्ति नहीं होती। उत्पादन उसका घट जाएगा। सरकारों को चाहिए कि नए सीड डेवलप करें। हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं पूरे देश भर में, जी। वो मौसम और जलवायु के हिसाब से बनी हुई है। जी। हमारे देश के साइंटिस्ट ही उस पर रिसर्च करें और वे अच्छी वैरायटियां वहां से निकाल लें। सरकार ने जो उनका फंड रोका हुआ है, उसके फंड कम करे हैं, रिसर्च के हमारे फंड कम हुए हैं, वो फंड उनको रिलीज करें। अपने साइंटिस्टों पे विश्वास करना चाहिए, रिसर्च पे हमको फंड देना चाहिए। और जहां जहां पे, जैसे हमारा हिमालय जोन है जी, तो पहाड़ का जो हमारा जोन है वो 3 लेयर जोन का हमारा वो है, तो वहां पे 3 तरह की यूनिवर्सिटी है, 3 तरह के टेम्परेचर है, 3 तरह की वहां पे फसल होती है। कुछ फिर मैदानी भाग है, हमारे कुछ साउथ वाला क्षेत्र है, कुछ जगह मानसून, रिटर्न मानसून जाता है, अब वाला क्षेत्र है ये है। जी। तो पूरे देश में अलग अलग वेदर्स हैं पूरे देश भर में, तो उसी के हिसाब से हमारे सीड का डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए, तो उस पर सरकारों को काम करना चाहिए, जब भी किसानों को फायदा होगा। जी। वहीं पर अगर हम एक चीज़ और देखें कि वर्तमान के समय में जैसे हम सभी किसान के बच्चे हैं, तो हम खुद भी अपने आप को इसमें इंक्लूड करें कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी कहीं ना कहीं खेती से जुड़े रहे, खेती उन्होंने करी। तो क्या कारण है कि आज 2-2, 3-3 बच्चे होने के बाद भी एक किसान नहीं चाहता कि उसका बच्चा खेती करे, एग्रीकल्चर करे? वो कहता है जाके भाई तू प्राइवेट कर ले, 10 की, 15 की, 20 की कर ले, खेती ये सरकार की बड़ी पॉलिसी है उद्योगपतियों की जी, कि गांव के बच्चों को ये कहा कि तुम जाकर शहर में व्यापार करो, खेती घाटे का सौदा है। तो इसमें सरकारें मिली, उद्योगपति मिला कि हम खेत से नफरत करने लगे कि खेत में घाटा है, घाटा, उसमें नफरत करने लगे हम खेत में। हम जाना, तुम बाहर नौकरी करो, बड़ी नौकरी मिलेगी नहीं, इसको चाहिए लेबर देश में, और हम लेबर बने, जी, गांव निकल जाए और खेती को छोड़ दें। किसान ईमानदारी से काम कर रहा है पूरा, और ये अब देश का नौजवान समझ गया कि बोएगा किसान और काटेगी दिल्ली, ये अब देश में चलेगा नहीं। ये जो शहर का उद्योगपति है उसको ये कह दे कि तुम गांव में खेत की जमीन खरीद लो। अब जितना भी इंडस्ट्रीज, जो भी उद्योगपति है, वो गांव में खेत की जमीन खरीद रहा है, और हम गांव छोड़ के शहर में व्यापार करने जा रहे हैं कि हम व्यापार कर रहे। हमारे स्कूल बंद कर दिए, हम अनपढ़ है उस तरह की, हम टेक्निकल वो नहीं कि व्यापार कर लेंगे। हम गांव से जमीन बेच के व्यापार में लगा दिए, क्योंकि वहां जाते जो कुछ वो कमाएगा वो सीधा वहां उसको खत्म करेगा, खो देगा, और वो फिर लेबर बनेगा और उसकी जमीन लेगा व्यापारी। तो जो दिल्ली की कलम है ना जी, हमारा खेत का हल बेईमान नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है, ये देश सब समझेगा। ठीक, खेत घाटे का सौदा ही नहीं,
खेत कोई नुकसान नहीं दे रहा, दिल्ली की कलम नुकसान दे रही, उसका ध्यान रखना। पर आय तो कम ही है। हम जब भी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की कलम बेईमान है ना, वो आय देना नहीं चाहते किसान। वो आय देना नहीं चाहती, दिल्ली की कलम बेईमान है। जी, कि धीरे धीरे डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर किसानों की जमीन ली जा रही है, हर जगह डेवलपमेंट किया जा रहा है, किसानों की जो उपजाऊ जमीन है वो खत्म की जा रही है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा कि मुजफ्फरनगर में भी भैया पूरा डेवलपमेंट कर दो, किसान की जमीन खत्म कर दो, तो आने वाले समय में भारत में उगेगा क्या और खाएंगे क्या लोग? ये देश यूरोपियन और यूएस से ये चाहता है कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट करें, जी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं, और उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए। इन कंट्रियों को एक ऐसा देश चाहिए जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो और वो चाइना के कंपटीशन में इंडस्ट्रीज खड़ी कर सके। तो भारत इन्होंने चुन लिया कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पे लेबर सस्ती मिलेगी इंडस्ट्रीज के लिए, और यहाँ मार्केट मिलेगा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो दो चीज मिलेगी, सस्ती लेबर और मार्केट। तो उस पर ये काम कर रहे जी। इस देश में पार्लियामेंट में और भारत सरकार के कुछ लोगों ने कुछ बयान आपने पढ़े होंगे पहले जी। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमको 40% लोगों को हटाना पड़ेगा, करीब करीब 60 करोड़ लोगों को इस सेक्टर से हटाना पड़ेगा। हमारा उनसे सवाल ये है कि आप इतने लोगों को हटा के कौन सा रोजगार दोगे? आप उनको शहर बनाओगे तो स्लम बस्ती में रहेंगे। हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। कोरोना काल जैसे उसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही देश को बचाया जी। हमको इसको ही स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरह लेना पड़ेगा, सरकारों को सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर इस सेक्टर को आप डिस्टर्ब करोगे जी तो यहाँ बेरोजगारी, भूखमरी, लूटमारी ये सब बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर जो फिलहाल भारतवर्ष में जगह जगह किसानों की जमीन लेकर वहां पर चीजें बनाई जा रही हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं, मॉल बना रहे, एक सड़क बना रहे, कोई चीज बना रहे हो, वहां पर उसमें कंक्रीट चाहिएगी, मिट्टी चाहिएगा, गिट्टी चाहिएगी, स्टील लगेगी, लेबर लगेगी, इंजीनियर लगेंगे, उसमें बहुत से चीज उसमें लगेगी, वो सब बाजार भाव पाएगी। किसान की जमीन आज से 11 साल पहले जो भाव थे जी, 12 साल पहले, 13 साल पहले, 2013 के बाद में कोई भी सर्कुलेट रिवाइज नहीं हुई। किसान की जमीन लेनी पड़ेगी आपको 2013 में, 13 के भाव से, 13 के भाव से। उसमें और चीज लगाओगे, वो लगाओगे आप आज के भाव से, मार्केट भाव से। तो क्या ये अन्याय नहीं है? यही लड़ाई है हमारी। अभी आप रिसेंटली आपका एक दौरा हुआ श्रीलंका में और वहां पर काफी सारे किसान विदेश से भी आए, कैसा रहा वो दौरा? हमारा ये इंटरनेशनल संगठन है जो पूरी दुनिया में काम करता है, उसमें 114 कंट्री के लोग उसमें थे, और नेशनल पॉलिसी क्या होनी चाहिए पूरी दुनिया की, और कहाँ कहाँ क्या समस्या है, वो पूरा यूएनओ को एक वहां से ड्राफ्ट बन के जाता है। अच्छा। तो उसमें कई दूध की समस्या है, कई मछुआरों की समस्या है, कई भूमिहीन किसान उनकी हैं, किसी मुल्क में किन लोगों के पास में रहने के मकान नहीं है, तो ये सब समस्याएं थी उसमें। ठीक। कई युद्ध हो रहे हैं जहां जहां, उस वार को रोकने की भी उसमें वो करी गई। और भूख, जैसे इजराइल फिलिस्तीन में हो रहा है, इजराइल वहां पर सीधे हमले कर रहा, लेकिन उनका राशन रोक दिया उन्होंने। तो वहां ये भी बात हुई कि भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल ना करा जाए। भाई राशन आ रहा, राशन के जो ट्रक आ रहे उसको ना उड़ाया जाए। जनता से क्या लड़ाई आपकी सरकार से? आप उसमें कब्जा कर लो, आप राज करो, लेकिन जो बच्चे हैं वे हैं, उसको भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल ना करा जाए जी। तो ये भी एक वहां पर चर्चा थी जी। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा,
तो आप लड़ो, लेकिन आप जनता को, निर्दोष जनता को ना मारा जाए। और भूख दुनिया में हथियार के रूप में इस्तेमाल ना हो। जी। तो इस तरह की सब वहां पे चर्चाएं हुई। बाकी विदेशी किसान और भारतीय किसान में फर्क क्या लगा आपको? कुछ फर्क था? वहां भी कंपनियों का कब्जे हैं ज्यादातर। अभी वहां अमेरिका का एक किसान था, उसके पास में 2,500 एकड़ जमीन थी। तो उसने कहा जी मैं वहां का छोटा किसान हूँ। 2,500 एकड़ तो छोटा किसान था वो। तो कह यहाँ तो रहा राजा है हो। मुझे भी नुकसान है वहां पे। हमने कहा भाई जब आपको नुकसान है तो यहाँ तो बुरा हाल होगा। लेकिन 2,500 होने के बाद भी नुकसान है? नुकसान है। बड़े बड़ी कंपनियां आ गई, जैसे ब्राजील में है। तो ब्राजील में तो जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश, 20 आदमी के पास में इतनी जमीन है। तो वहां लेबर है सब, और सब लेबर है? लेबर है। 20 उद्योगपति के पास जमीन है, बाकी सब लेबर बन गए। लेबर है, मतलब जितना बड़ा उत्तर प्रदेश, 280-85 लोगों के पास में वहां की 85% जमीन है ब्राजील में। तो वहां पर अपना आंदोलन चल रहा है, वहां उनकी जमीन छीनता है हमारा आंदोलन। जो लेबर है उसको किसान बना रहे हैं। ठीक। तो पूरी दुनिया में ये चल रहा है। अमेरिका आज से 50 साल 60 साल पहले हमारे जैसा ही देश था। छोटा किसान था, मछली पालने वाला था, डेयरी उद्योग थे उसके पास में, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती थी एग्रीकल्चर की। लेकिन आज वहां सब कुछ खत्म हो गया और बड़े उद्योगपतियों का वहां धीरे धीरे कब्जा हो गया। ठीक। ये तो सारी रही प्रॉब्लम्स जो आपने किसानों के बारे में बताई। अब इनके सॉल्यूशन बता दीजिए थोड़े से। सरकार को सपोर्ट करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ग्रामीण सेक्टर को, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे काम करना पड़ेगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज पे काम करना पड़ेगा। हेल्थ तो सबके लिए जो गांव में निवास करते हैं। एजुकेशन सबके लिए अनिवार्य करो, उसकी पढ़ाई सबकी ठीक हो। लेबर तैयार ना करो देश में, उनको सब्सिडी दे डायरेक्ट सीधी। आप एजुकेशन फ्री कर दो तो आपकी 20% सोल्यूशन नहीं हो गया। आप हेल्थ को फ्री कर दो। हेल्थ तो आज कागजों में फ्री है, वैसे नहीं है। आयुष्मान कार्ड कागजों में फ्री है ना, वैसे नहीं है। जो कार्ड बनाया इन्होंने वो आयुष्मान, जबरदस्ती कर ले। अगर कोई बीमार आदमी नहीं तो उसके सारे पैसे काट लगी। ठीक है। ठीक। पुलिस फोर्स के लोग वो सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जी। आप उसका मकान ठीक बना दो, उसका मकान 1500 स्क्वायर फीट का बना दो, उसको 3 बेडरूम का आप उसको मकान दे दो, उसके बच्चे रह ले वहां पे, उसके माँ बाप कोई आवे हुए रह ले, 30% समस्या खत्म हो जाएगी। 30% वो ड्यूटी ठीक देगा कर्मचारी। ये सोल्यूशन ही तो है। सही बात। अब उसको दे रखा आपने 800 स्क्वायर फीट में, उसके माँ बाप आ जा तो वो शर्म के मारे अपने बच्चों को, किसी परिवार को, रिश्तेदारों को अपने वहां नहीं ले जा सकता। आप बाहर देखो ना, आप जर्मनी जाओ, आप वहां पर जाओ, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल लेवल के एक कैटेगरी के हुए रहेंगे, एक कैटेगरी के घर एक कैटेगरी रहेंगे। अब जीवन जीने का सबको बराबर अधिकार है। ऐसा तो है नहीं कि कांस्टेबल हो गया उसके बच्चों की फीस कम जाएगी और जो एसएसपी या बड़ा अधिकारी होगा उसके बच्चों की फीस ज्यादा जाएगी। नहीं, बराबर जाएगी। बराबर जाएगी जी। तो सैलरी क्यों नहीं इनकी बढ़ती? इनकी जो पेंशन है वो क्यों नहीं आएगी? जी। भाई नेता एक बार बन गया, 2 बार बढ़ गया तो डबल पेंशन, और सरकारी लोग रिटायर हो गए तो इनकी पेंशन नहीं। तो ये भी तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही है ना। जो दूध का व्यापार करने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, आप उसको क्या बेनिफिट दे रहे? उसके पास में जमीन नहीं है, वो दूसरों के खेत से घास काटती है, वे उनको धमकाते हैं। उनका भी तो अधिकार रहना चाहिए ना। आपने बंजर जमीन जितनी थी वो सब अलाट कर दी, तो चरागाह छूटने चाहिए। बिहार में जैसे उदाहरण के तौर पे अभी 2 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन दे दी गई है एक उद्योगपति को, अडानी का नाम आ रहा है। आपका क्या? तो हम भी 17 तारीख में हमारी मीटिंग है जी, तो हम भी जाएंगे। भाई रुपया डीएम के वहां पर लेके जाओ तो कम से कम
2-2, 4-4, 5-5 एकड़ जमीन जो भूमिहीन किसान है जी, उसको अलॉट करो आप। नहीं ये तो उद्योगपतियों को कर रहे हैं 2 रुपए एकड़ के हिसाब से। जब भी तो देश जा रहा है ना, जब भी तो यहाँ पूंजीवाद हावी हो रहा है ना भाई। पूंजीवाद ने इस देश पे सिस्टम पर कब्जा कर लिया, तो अभी समझ नहीं आई लोगों को यहाँ पे। वहीं पर अब थोड़ा सा किसान से थोड़ा हटकर चलते हैं और ऑलमोस्ट लास्ट चल रहा है पॉडकास्ट का। वोट चोरी के ऊपर आपका क्या मत है, जो राहुल गांधी ने काफी वोट बड़ा चोरी तो मुद्दा बनाया है? हमने तो भाई इनको पहले कहा था, वोट चोरी देश में 2020 से शुरू हो गई थी। हम्म, वोट चोरी का खेल 2020 से शुरू हुआ था, जो आम लोग ने पकड़ना शुरू करा था। वो बिहार के चुनाव से ही शुरू हुआ था पहले। अच्छा, हाँ, और उसके बाद तो पूरे देश भर में इन्होंने वोट चोरी का खेल अख्तियार करा है। नहीं सबूत तो भी दिए हैं, जैसे अभी रिसेंट में राहुल गांधी जी ने। तो ये अब तो दिए, अब तो जब ये दिखा कि चोर चोरी कर रहा, पकड़ा नहीं जा रहा, तो अब तो इन्होंने पकड़ा हूँ। ठीक, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि विपक्ष ने इस वोट मुद्दे चोरी को नहीं, मुद्दे को करा है? ठीक उठाया, ठीक उठा रहा विपक्ष। ठीक उठाया। वहीं पर अगर हम बात करें वर्तमान में भारतीय राजनीति जो हो रही है पूरे देश में, काफी सारे नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की राजनीति हो रही है, आपका क्या मत है इसके ऊपर? नहीं, ठीक हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे भाई। जो सरकार में शामिल नहीं होगा और सरकार के खिलाफ जाएगा तो उसे दबाने का काम तो करेंगे वे। इस्तेमाल तो वे कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो आपको डर नहीं लगता आपके ऊपर हो जाए ईडी हमने सीबीआई? हमने क्या करा, हमारा पर्चा कैंसिल कर दो, हम चुनाव लड़े। कर देते हैं या कर, आप कह रहे हो कर दो या कर देते हैं ये? नहीं, हमने ये कहा है कि हम अगर कुछ गलत काम कर रहे हो तो हम ही पकड़ लो। हाँ, ईडी सीबीआई लगा दो। नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे पे है क्या? हमारा पर्चा कैंसिल ये नहीं कर रहे, क्या है हमारे पे? सच बोलना देश में कोई गुनाह थोड़ा है। गुनाह ही है वर्तमान के समय में। पॉलिटिक्स गुनाह है अगर पॉलिटिक्स करेगा, क्योंकि इनको डर सच बोलने से नहीं है, अच्छा, इनको डर है कि सत्ता जाने से। सत्ता जाने से। सच चाहे कितना भी बोले कोई। कोई कितना ही बोल रहे, इनकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। अभी वर्तमान में वो सोनक वांगचुक के बारे में आपने सुना होगा, लद्दाख के वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट रहे, वो उनको बंद कर दिया, उठा के एनएसए लगा दिया, क्या मत है? उन्होंने वो बात करी है जो इन्होंने घोषणा पत्र में कही। स्टेट का उन्हें दर्जा। वही तो करे ना कि स्टेट का दर्जा तो इनके घोषणा पत्र में है, तो क्यों नहीं दे रहे? यहाँ पे देश में कोई कितना भी सामाजिक काम करो, कितना ही देश का नाम बड़ा करो, कितना ही बड़ा रिसर्चर हो, इनके खिलाफ बोल लगा तो वो इनके दिमाग में वो किरकिरापन पैदा करता है, उनको दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। तो गलत करा है, उसको नहीं करना चाहिए। देश इस इशू पे उसके साथ में है। ठीक है जी। वहीं पर जब ईडी सीबीआई की बात हुई तो आपके काफी करीबी हैं जयंत चौधरी जी, तो क्या रीजन रहे? क्या वो ईडी सीबीआई से डर की वजह से बीजेपी के साथ मिले? क्या कारण है? क्योंकि आपके साथ रहे, एक बार हमारे साथ कहीं में रहते हुए भाई, वे आंदोलन में। वे तो पॉलिटिकल आदमी है। पॉलिटिकल आदमी का काम है कि वो सत्ता के पास में जाए, जहाँ फायदा दिखा वहां निकल लिया। चलो जो और क्या पॉलिटिक्स का वो किला क्या कर सकता है यही। तो आपका क्या मत था, क्या उससे गलत गए? नहीं, हम क्यों दे मत भाई, हमारे से कोई संबंध नहीं है। वो अपना काफी राजनीति सारे आंदोलन में आपके साथ थे। हमारे आंदोलन में तो वहाँ छत्तीसगढ़ में आंदोलन चला कांग्रेस के खिलाफ, तो बीजेपी वाले साथ में थे। अभी कर्नाटक में हमारा मूवमेंट चला, वो 13 गांव की जमीन अधिग्रहण हो रही थी वहां पे एयरपोर्ट के पास में, जी तो वहां बीजेपी वालों का समर्थन था। जी। अब हम छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार गिर गई, बीजेपी के खिलाफ हमारे मूवमेंट चले, तो कांग्रेस वाले हमारे साथ में। हमने जोड़े उनके आगे, तो हाथ भाई हमारे साथ मत आओ। विपक्ष वाले समर्थन देते हैं सब जगह, तो उसको वो नहीं कहोगे कि भाई सत्ता में है तो सरकार की बात करो, सत्ता से बाहर है तो विपक्ष की बात करो। कारण क्या रहे कि जिस पार्टी ने उनके ऊपर लाठी चलाई,
उनको ऊपर लाठीचार्ज करा चौधरी साहब, जयंत चौधरी जी के ऊपर। उसके बाद वो आज केंद्रीय मंत्री हैं। क्या लालच है, क्या है, आप बताइए। अरे लालच क्या होता, मंत्री का कोई लालच हो, कोई किसी को वैसे ही दे देगा मंत्री पद? अरे मिल गया एक आदमी, उसे भी मिल गया तो क्यों दिक्कत हो रही, जब को ले लें तो हमारा क्या संबंध है। ठीक है जी, हाँ। हम छोड़ते हैं ऐसा। ना अगला छोड़ो मत। हाँ, अपना बन गया तो बने रहने दो। बन गया, पर आपका तो विरोध या आप समर्थन होना चाहिए कि विरोध और नहीं विपक्ष, नहीं, हमारा तो सरकार क्योंकि की, जो उनके कोर वोटर सरकार की पॉलिसी गलत होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। जी, उनके जो कोर वोटर हैं उनके खिलाफ जाके, क्योंकि राजनीति तो उनकी उनसे ही अरे दिखी। जब वोट आओगी भाई, क्या पता किसको कहाँ देनी। वहीं पर अगर आपकी राजनीति की बात करें तो आपने 2 बार चुनाव लड़े, हाँ लड़े। दोनों बार आपकी हार हुई, तो क्या रीजंस रहे? रीजन तो ये रहे कि हम नेता तो पूरे देश भर के बनेंगे हाँ, और चुनाव लड़ना हम है यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाते नहीं। जिसको नेतागिरी करनी है, जिस क्षेत्र में जिसका काम है, जी, वो वहीं पे ही काम करे। अब किसी को बस का रूट तो मिल गया हमसे सहारनपुर जाने का, जी, बाय देवबंद, और वो ये कहे नहीं मैं देवबंद तो नहीं, मैं पहले तो खतौली जाऊंगा, फिर वन से मैं शामली जाऊंगा, और फिर वहां से देवबंद आऊंगा, और फिर वहां से सहारनपुर जाऊंगा, तो कौन सवारी बैठ जाएगी? तो फेल ही होगा। क्या फ्यूचर प्लान्स है दोबारा इलेक्शन लड़ने के यहाँ से? इलेक्शन बहुत बड़ी बीमारी है, इस बीमारी से दूर रहना चाहिए। आप नहीं लड़ेंगे? हम तो बीमारी बतावे इसको, किसी को लड़ना चाहिए। मतलब कोई भी ना लड़े और टिकैत साहब भी नहीं लड़ेंगे? नहीं, हमें जो हम से सलाह लेता है, क्योंकि हम फिर तो- यही क्लिप कटेगी। हाँ, तो हम उसको ही सलाह देते हैं, अगर इलेक्शन लड़ना तो जितने क्षेत्र में इलेक्शन लड़े उससे बाहर बोल जा, 5 साल उसमें काम कर, वही काम कर तो जीत जाएगा, 5 साल में जीत जाएगा। किसी भी आदमी को कोई इलेक्शन क्षेत्र दे दो, अगर उसको जीतना है तो 5 साल उसकी सीमा से बाहर मत जा, सीमा से बाहर पैर मत रख, तो जीत जाएगा वो, इंडिपेंडेंट जीत जाएगा। अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, 10-10 हजार रुपए बांटे हैं, क्या मानना है, सही है महिलाओं को? भाई भागते भूत की लंगोटी, जो कुछ मिल जाए ठीक है भाई। ये इलेक्शन से पहले तो जो कुछ देंगे उसके बाद कुछ मिल लेगा। अरे वोट आर्ट तो भाई इनसे पहले तो ले लो पैसे, हाँ जी, और फिर कोरोना काल को कर लेना याद, क्योंकि पैदल भी तो चले थे, इसी कालखंड में तो चले हैं ना सबसे ज्यादा पैदल। बिहार के लोग चले थे। कालखंड में, यही कालखंड था, इस राजा के कालखंड में चले हैं, बिहार के लोग चले थे। बिहार के लोग चले, तो उसको याद रखना, पैसे ले लो, क्या दिक्कत है? पैसे कोई उसकी विदेशी करेंसी थोड़ा के वो उस पर धारा लगेगा कुछ, जो कुछ मिले सरकार ने लिया तेल, उसको तो गले में घेर पल्ले में घेर लो, उसको आगे का ध्यान रख। जी, वहीं पर हम लास्ट कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं कि वर्तमान की राजनीति जो हो गई है, अगर आप देखें तो पूरी उद्योगपति वाली हो गई है कि बहुत बड़ा पैसा होगा जिसके पास, हाँ। वो पैसे बांटेगा, एमएलए होगा तो टिकट बटेंगे। तो ये जो राजनीति में बिजनेस आया, बिजनेस राजनीति बन गई, पहले एक समाज सेवा हो करती थी। तो आपका क्या मत है इसके ऊपर? टिकट भी बिकेंगे 2-2 करोड़ के, 1-1 करोड़ के, सब पार्टियों, सभी पार्टियों में, एक में नहीं, सब में। क्या मत है आपके? भाई ऐसी जनता हो रहे, ऐसे ही भाई लोग हो रहे, जब आवेंगे उसी तरह का, तो जनता ही क्या कर लेगा? ऐसा नहीं है कि कोई जनता पैसे दे रही और उसके बदले में वो दे रही, तो उस तरह की जो धारणा है ये गलत है। आदमी अगर काम करे तो वो बिना पैसे के भी चुनाव लड़ लेता है, लेकिन उसमें फील्ड में काम करना पड़ेगा। जीतने के चांसेस होंगे अगर कोई युवा अपनी फील्ड में जुड़े। बिल्कुल हो जाएगा, उसको काम करना पड़ेगा। वहीं पर आपका एक वीडियो भी हमने देखा था, हमारी टीम ने देखा था, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आप बोल रहे थे, एक बार आप बताइए क्या है वो? जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में प्राथमिकता से लागू होना चाहिए। वो क्या इंसिडेंट था? जो गाड़ी से जा रहे थे, वो आपने जो सभा में बोला था, गाड़ी से आप जा रहे थे, बच्चे आपने नहाते हुए देखे, मैंने पूरा वीडियो अच्छा, वो घटना थी किसी गांव की जी, फिरोजाबाद में। तो गाड़ी से जा रहे तो किसी की डेथ हो गई थी वहां पे बिजली के तरह से, उसके घर पर गए हम। तो हमने एक रोड देखी, उस पे करीब 40-50 बच्चे नहा रहे एक ही साइड में,
और टाइम था 9:30 का, 9 9:30 होगा दिन का। अच्छा। तुमने फिर रोक कर पूछा, मगर भाई ये क्या मुकदमा है कि सब बच्चे गली में नहा रहे, एक ही टाइम पर नहा रहे, कोई त्योहार तो है नहीं ना, होली है। हाँ। उसने कहा जी बिजली वो पानी जो है वो 2 घंटे आता है आज भी। आज भी। तो कह रहे जी वो एक ही टाइम पे नहा रहे, सब महिलाएं बच्चे सब कपड़े कुपड़े धो रहे उसी टाइम पे नहा रहे सब वही त्योहार से बन रहा। त्योहार समझ रहा। तो उनसे पूछा फिर मैंने तो उन्हें ये बताया। हाँ जी। तो बच्चा क्या वो एक साइज का है, इतना है सब, वो इतना सब एक तरफा बच्चा ही बच्चा है। तो इसमें ये आने वाले 50 साल में क्या स्थिति होगी, 50 साल के लिए सख्त कानून बना दो, 1 बेबी 1 चिल्ड्रन 1 पॉलिसी बना दो। 1 चिल्ड्रन 1 वोट, ये कहना चाह रहे हो? 1 चिल्ड्रन बना दो, एक ही उसका बच्चे मतलब का परिवार में अगर एक बच्चे से ज्यादा हुआ तो वोट का अधिकार खत्म। कुछ भी करो, सरकारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो ये तो होगा कि किसी का लड़की होगी एक बार वो तो बढ़ेगा भाई, अगर 2 पे ही करना तो 2 पे कर दो, इससे ज्यादा पे ना करो। कंट्रोल ये करनी पड़ेगी हमको, और सरकारों को सख्त होना पड़ेगा। वोट के अधिकार भी सीज करने पड़ेंगे, नौकरी के भी करने पड़ेंगे, जमीन बंटवारे के भी करने पड़ेंगे। मतलब टाइट सरकार जैसे दूसरे कामों पर लग रही ऐसे सरकार कर ले भाई, हम भी सरकार का धन्यवाद दे देंगे, वोट भी दे देंगे। वोट तो अपना अधिकार है जी। वो नहीं किसी को करना। वहीं पर हमारे एक 2 लास्ट क्वेश्चन है। पहला ये कि एक मुद्दा है जो बीजेपी के ही विधायक हैं, नंद किशोर गुर्जर ने उठाया था, जो लोनी से विधायक हैं गाजियाबाद। उन्होंने एक बात बोली अभी 3-4 महीने पहले कि 50,000 गौ माता उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन काटी जा रही हैं। ये सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी बोलती है, बड़े बड़े बैनर लगाकर घूमते हैं कि हम तो हिंदुत्ववादी हैं। क्या इस बात से आप ताल्लुक रखते हैं कि 50,000 गौ माता कट रही हैं उत्तर प्रदेश में? भाई विधायक है, उसने शपथ ले रखी है, वो झूठ थोड़ा बोलता होगा। अब मैं कहूँ किसी विधायक को भाई झूठ बोल रहे तो उसकी विधायकी पर उस पर आता है। वो कह रहा है उसी विभाग में है, उसी सरकार में है, तो भाई कहाँ कट रही है तो पुलिस फोर्स को, LIU को, सबको उससे बातचीत करनी चाहिए। उसकी जानकारी में होगी, हमारी जानकारी में तो है नहीं। आपकी जानकारी में ऐसा कुछ ना नहीं हो रहा? हमारी तो है नहीं जानकारी में, लेकिन वो अगर कह रहा है तो झूठ वो भी नहीं कह रहा होगा, क्योंकि वो इस सरकार का हिस्सा है। तो क्या गौ माता जो कट रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसके ऊपर अभी बिहार में जो शंकराचार्य हैं, आपने सुना हो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो सरकार को कई बार आईना दिखाते हैं, वो शपथ दिला रहे हैं लोगों को कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने वाले को चुने, उनका अपना अपना मत उनको दें। तो आपका क्या मत है कि क्या गौ माता कटनी बंद होनी चाहिए पूरे देश में से? क्योंकि एक हिंदुओं का एक सेंटिमेंटल है भाई, सारे पशुधन कटने बंद होने चाहिए। और जो भारतवर्ष में जी गौ वध जी तो नहीं होना चाहिए। कारण और उसका कारण ये है कि सरकार हिंदुत्ववादी का रोज चूरन चटाती है और उसके बाद भी ये नहीं हो रहा है तो नहीं हिंदुत्ववादी। ये कहाँ हिंदुत्ववादी, फिर कौन से वादी है ये? भाई आप वहां पे जाओ ना, छत्तीसगढ़ में ये फोटो रखा है छत्तीसगढ़ का जी, वहां पर कोई नहीं जा रहा, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं वहां तो कोई नहीं जा रहे। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जा रहे? जंगलों में जाओ आप किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, क्रिश्चियन में जी जा रहे हैं वहां। तो आप जाओ वहां पे, और एकल गौशाला जी देश में लागू कर दो, एक पशु नहीं कटेगा। अभी जो बड़ी बड़ी गौशाला बना रखी है दिक्कत क्या? जो गौ पालते नहीं वे गऊ की बात करते हैं जी। उनका एक पशु नहीं, गाय का हाथ नहीं लगा सकते, उसका गोबर नहीं उठा सकते। जो गऊ पालते हैं या पशु पालते हैं वे उनसे दुखी हैं, बात वे करते हैं। तो एक गाय को एक शहर का आदमी गोद ले ले कि इसका पालन पोषण मैं करूंगा, वह रहेगी तो किसान के घर पे खर्चा, उसका खर्चा मैं दूंगा। एक शहर का आदमी उसका खर्चा दे दे। अगर एक गाय कट ले कहीं या कोई उसको बेच ले किसान छोड़ भी देते हैं, दूध नहीं देती गाय, क्या करेगा? वो उसको छोड़ देता है उसको।
एक शहर का आदमी, जिम्मेदार तो सबकी है ना। हम्म, भाई गाय वहां रहेगी तो गोबर देगी, हम्म, वो खेत में डलेगा खाद तो देगी। हमारा फर्टिलाइजर कम होगा, ऑर्गेनिक फसलें होंगी। यह जिम्मेदारी सारे गांव वालों की है, शहर वालों की कुछ नहीं है। नहीं शहर वाले एक गाय, एक शहर का आदमी गांव में गाय गोद ले ले जी। कि भाई इसका पालन पोषण मैं करूंगा, हम्म, उसको आप 1000-2000 रुपया महीना आप उसके बांधोगे, भाई आप ये लो 2000 रुपये महीना, इस साल भर के 25,000 रुपये मैं दूंगा भाई, जी। मेरी तरफ से है, और आप ये गाय नहीं वो करोगे, और तो एक गरीब और अमीर का संबंध हो जाएगा एक गाय से। एक गांव का गरीब आदमी एक शहर के अमीर आदमी से जुड़ जाएगा, उसमें 25,000 रुपये पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका गुजारा हो जाएगा। जी। ठीक है, उसके लिए वो गांव का आदमी शहर में उसके लिए आटा भी देगा। जी। जब वो 3-4 बार उसके आप घर पे जाओगे 2 किलो घी भी देगा करके, जी। तो एक आपका परिवार जुड़ गया, एक गाय बच गई और आपका परिवार जुड़ गया, गांव से और शहर तक आपका जुड़ गया। सही बात है। आपका क्या मत है कि गौ माता को राष्ट्रमाता होना चाहिए, जो एक मुहिम चला हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, होना ये चाहिए? तो है ही, इसमें कहने का कागज में तो नहीं है ना, कानून तो बनना भाई, चाहिए। कानून अब लोग को बनाया क्यों नहीं? 11 साल से अभी कानून भी नहीं बनाए उन्होंने, हमें तो पता है कि बन गया कानून। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, कानून बनाए, हाँ कानून बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें क्यों दिक्कत होगी, तो ठीक है, आप समर्थक में हैं? हम तो समर्थक में ही। जी। अब लास्ट के 1-2 क्वेश्चन है। हाँ। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आगे चलकर? आप हमारे तो मीटिंगें चलती रहती हैं जी। जो किसान विरोधी कोई पॉलिसी होती है उसको हम उजागर करते हैं। जी। ये एग्रीकल्चर में कम फर्टिलाइजर, कम पेस्टिसाइड यूज हो, ऑर्गेनिक की तरफ देश जाए, सरकारें भी उसी पे काम करे और आम पब्लिक भी। जी। देश के गांव के तालाब बचे, जी। जल बचे, ये हमारे प्लान है। पेड़ लगे, ये हमारे फ्यूचर सामाजिक। राजनीति में आने के प्लान नहीं है? राजनीति तो हम दूर है, वो तो बहुत दूर है। वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं अंत में? जनता को मैसेज ये है भाई, जो बाहरी चीजें हैं उनका इस्तेमाल कम करें, जी। मोटे अनाज का इस्तेमाल करें, बीमारी कम रहेगी, अपनी सेहत का ध्यान रखें, नशे पत्ती से दूर रहें। जी। लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। आपने इंटरव्यू लिया, आपने बढ़िया बढ़िया बात बताई भाई, नशे पत्ती से दूर रहें जी। और पेड़ लगाओ, जन्मदिन पे, हर जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, जी। तो जंगल खड़े हो जाएंगे हमारे। जी। और तालाबों को बचाओ, तालाब बचेंगे तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो देश बचेगा। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।